हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले वाले ई लेक्चर में हम हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। आज हम पुनः हॉब्स को ही पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व या हॉब्स के व्यक्तिवाद पर आज के इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसे कि बच्चों, आप जानते हैं कि व्यक्तिवाद क्या है। व्यक्तिवादी चिंतन यह मानता है कि व्यक्ति एक अलग इकाई है जिसका अपना हित है, और यद्यपि व्यक्ति समाज में रहता है फिर भी उसका हित समाज के हित से नीचे नहीं है। अब हम हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद का अध्ययन करेंगे। हॉब्स का व्यक्तिवाद समाज व्यक्तियों का समूह है जिसमें हर व्यक्ति की स्वतंत्र व पृथक स्थिति है। हॉब्स का यही दृष्टिकोण है और इसलिए वो एक व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है। लेकिन व्यक्तिवाद को राज्य के निरंकुशवाद से नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि निरंकुश शासक व्यक्ति की स्वतंत्र स्थिति को कुचल देता है। लेकिन हॉब्स के चिंतन में यह विचित्र लक्षण दिखाई देता है कि उसने निरंकुशवाद, व्यक्तिवाद व राज के निरंकुशवाद का संश्लेषण कर दिया है, क्योंकि व्यक्ति प्राकृतिक युग में रहता है जहाँ न समाज है, न राज्य है, न सरकार, और अपनी सूझबूझ के अनुसार अपने जान माल की रक्षा करता है। वह अपने हित के खातिर सामाजिक समझौता करता है और महाशासक के पक्ष में अपने सारे अधिकार समर्पित कर देता है। वो राज्य में रहता है क्योंकि अब शक्ति और सुरक्षा है, और ऐसे वातावरण में ही वो अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकता है और लाभान्वित होकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। यह ठीक है कि महाशासक सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो लोगों के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता, और यदि वो ऐसा करता है तो लोग सामाजिक समझौता तोड़कर नया महाशासक चुन सकते हैं। इस प्रकार से हॉब्स के विचारों में एक तरफ निरंकुश व असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, वहीं दूसरी तरफ उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिसकी मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ या समुदाय हैं वे अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टि से व्यक्ति साध्य व राजा साधन मात्र है। अतः व्यक्ति की भलाई, बुराई, दुख, सुख आदि भी राज्य और अन्य समुदाय की बुराई, भलाई या सुख दुख समझा जाना चाहिए। इस प्रकार से हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद निम्न रूपों में देखा जा सकता है, जिसमें से पहला है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। यानी कि हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, वरन असामाजिक प्राणी कहता है, जो कि आत्मकेंद्रित है और मनोवेगों, अहम और लोभ से प्रेरित होता है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत यह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है, और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। इसी प्रकार से हम हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व के रूप में दूसरा जो पॉइंट देखते हैं वह है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। यानी कि चूंकि हॉब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। हॉब्स का व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र था, और राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। हॉब्स का यह विचार निरंकुश राज्य के अनुरूप नहीं
वरन व्यक्तिवाद के अनुरूप ही है। इसी प्रकार से हम जो तीसरा तत्व हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद से संबंधित देख सकते हैं वह यह है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। चूंकि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और समझौते का परिणाम है, इसका आशय यह है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए है तथा राज्य का अस्तित्व ही व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए है। तथा जो नेक्स्ट पॉइंट हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद का हम देख सकते हैं वह यह है कि व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार है। यानी हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है। अतः राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन व्यक्ति से राज्य की केवल उन्हीं आज्ञाओं के पालन की आशा की जा सकती है जिनके पालन से व्यक्ति की आत्मरक्षा के अधिकार पर आघात न पहुंचता हो। इनके अतिरिक्त हॉब्स के द्वारा राज्य के कार्य के संबंध में निषेधात्मक धारणा को अपनाया गया है और यह पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद के अनुरूप है। हॉब्स के शासक को अनुचित हस्तक्षेप करने का कोई शौक नहीं है। उसके अनुसार कानून मनुष्य को समस्त स्वेच्छापूर्ण कार्य करने से नहीं रोकते। उसका उद्देश्य तो व्यक्तियों की अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी अथवा अविवेक के आधार पर किए जाने वाले कार्यों को रोकना है। हॉब्स के राज्य में व्यक्तियों को क्रय विक्रय करने की, अपने रहने के लिए स्थान, अपना भोजन, अपना व्यापार चुनने की तथा अपनी इच्छानुसार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की पूरी स्वतंत्रता है। हॉब्स की यह भी धारणा थी कि शासक को व्यक्तियों के निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह उनसे केवल यह मांग कर सकता है कि उनका बाहरी व्यवहार तथा उपासना की पद्धति राज्य के कानून के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रकार हॉब्स को सामान्यतः निरंकुशवाद का उग्र समर्थक ही माना जाता रहा है, किंतु वास्तव में उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व भी प्रबल रूप से उपस्थित हैं। डनिंग के शब्दों में उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी इसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वस्तुतः संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। व्यक्ति के हित पर बल देने के कारण हॉब्स को आधुनिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहा जा सकता है। आत्मसंरक्षण के लिए व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञा के प्रतिरोध का अधिकार देकर हॉब्स ने उसकी निरंकुश सत्ता को बहुत कुछ गौण बना दिया है। उसने अपने इस नवीन विचार का विकास किया कि राज्य केवल व्यक्ति के साथ व्यक्ति के समझौते से जन्म ग्रहण करता है। हालांकि हॉब्स को निरंकुश राज्य का उग्र समर्थक ही माना जाता है, किंतु उपरोक्त विचार उसे व्यक्तिवादी विचारधारा के नजदीक ले जाते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।